जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीपीएससी का पीवाईक्यू और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री करवाऊंगा हिस्ट्री के सेक्शन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। बीपीएससी अपना सेक्शन में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पूछता है और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री। बीपीएससी का ये ट्रेंड है कि वो अपना प्रीलिम्स में 30 से 40% पीवाईक्यू से क्वेश्चन करता है, डायरेक्टली दे या फिर वर्ड मॉडिफाइड करके आगे पीछे करके दे दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू करना, 30 से 40% मायने रखता है। ठीक है। और एक चीज़, ये जो आपके सामने बुक दिख रहा है, ये बुक जून 2025 में पब्लिश किया गया है। ठीक है। और आपको ये भी बुक दिखता होगा मार्केट में, ये देखिए, ये अक्टूबर 2024 का ये बुक। तो अगर आपको करना ही है तो 2025 जून वाला बुक से करें, इसमें कुछ पुराना वाला से अच्छा ही मिलेगा आपको। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस बुक में क्या क्या मिलेगा आपको देख लीजिए। तो ये सारा एग्ज़ाम इसमें पहले तो बीपीएससी का होगा, बाकी सीडीपीओ, बीपीएससी ट्री 1, मतलब जो भी है सब कुछ इसमें देख लीजिए, ये सब आपको मिल जाएगा। और ये स्कैनर तो हम यूज कर लिए हैं, तो ये आपका कोई काम का नहीं आएगा। ठीक है। ऑडियो बुक भी था इस बुक में, जो भी लिए होंगे तो वो ऑडियो बुक से भी सुन सकते होंगे। तो आइए मॉडर्न हिस्ट्री पे चलते हैं। ये आ गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। पहला है आधुनिक भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन से। आंसर कीजिएगा मेरे साथ साथ। आप लोग मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक ही आप लोग आंसर कर लीजिएगा मन में, बाकी फिर आप लोग नीचे आंसर देखिएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो पहला था अल्मीडा। अल्मीडा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी, इससे क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, गवर्नर बनकर आया। ठीक है। और इसी ने क्या लाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, नीला जल की नीति। ठीक है। आगे है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली नदी का उपयोग करता था समुद्री डकैती हेतु कौन? पुर्तगाली। कौन करता था? पुर्तगाली। आगे है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने 1613 में, डेट ध्यान दीजिएगा, पहली फैक्ट्री हो जाएगा सूरत, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को। अंग्रेज ने हराया था पुर्तगाली को। अंग्रेज की तरफ से जो लड़ने वाला अधिकारी था वो कौन था? थॉमस बेस्ट। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632, याद रखिएगा, इसे मुंह पे रटा रहना चाहिए। ठीक है। 1632 में। आगे है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632। देख लीजिए, 2023 में भी आया है, 2019 में भी आया है, इसलिए अभी आपको स्टार्ट करने से पहले बोले थे 30 से 40% रिपीट होता है। आगे आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण। अंग्रेज क्या किए थे? फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिए थे, तो यह इसी के कारण क्या हो गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये तात्कालिक कारण है। ठीक है। आगे 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध। अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। कौन थे? अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है। 1760 में लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट 1760 डेट। आगे चलिए, उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था सबसे ज़्यादा बिहार से होता था। बिहार हो जाएगा सोरा और अफीम के लिए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन? देखिए फिर से रिपीट हो गया, बिहार हो जाएगा अफीम उत्पादन, सोरा उत्पादन भी बिहार। ठीक है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? अफीम।
त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या था? अफीम था, भारत, चीन, इंग्लैंड के बीच। अब देखिए ये मैच करने के लिए दे दिया गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान कहाँ था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान हो जाएगा इटली। कोलंबस जो था इटली का रहने वाला था, मतलब जन्म वहाँ हुआ था। ठीक है। जैक्स कार्टियर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था फ्रांस में। कार्टियर का जन्म फ्रांस में। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। और फर्डिनेंड मैगलन का जन्म हुआ था पुर्तगाल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम, फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब से क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो इलाहाबाद की संधि हुआ था। ठीक है, उसी पे साइन किया गया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था मुर्शिदाबाद का उप दीवान, मोहम्मद रजा खान। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कर्टियस को। ठीक है, द्वैध शासन का जनक लियोनिस कर्टिस है, सॉरी। आगे है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो बांटो और राज करो की नीति के कारण। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। कौन नाम है? तो हॉल्ट मैकेंजी है। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 में। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1733 में मिलाया गया। मैसूर एवं पंजाब से प्रश्न है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। आगे है वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपसे मंगलुरु की संधि कब हुआ था यही पूछ रहा है आपसे। 1784 में हुआ था। ठीक है, मंगलुरु की संधि कब हुआ था? 1784 में। ठीक, और यह संधि कब हुआ था? तो याद रखिएगा द्वितीय मैसूर युद्ध के समय हुआ था, और इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हो गया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, यह तीसरा संधि कब हुआ था? 1792 में। ठीक है, डेट देख लीजिए यहाँ 1784, 1792। ये सेकंड था, ये थर्ड था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का संधि कौन सा है? 1792 वाला। ठीक है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पंजाब भूमि हस्तांतरण पारित किया गया था 1900 में। कब? 1900 में। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? कर्नाटक की थी। अंबाबाई कर्नाटक की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग होगा सही आंसर। ऑप्शन हो जाएगा ई। यहाँ पे किसी में वारेन हेस्टिंग दिख नहीं रहा है। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव।
इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? वही होगा लॉर्ड क्लाइव फिर से। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। कौन समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग। ठीक है। डुअल गवर्नमेंट द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था हेस्टिंग ने। ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कैप्टन स्लीमैन ने। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। भारत में ठगी का उन्मूलन का श्रेय किसे प्राप्त है? स्लीमैन। ठीक है। इसी तरीक़े से रिपीट होता है, जो ध्यान देते हैं ठीक है वो अच्छा करते आगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? डलहौजी हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा है। कह रहा है कि कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए? तो विलियम बेंटिंग तो आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन होगा, इतना सब जानता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि दास प्रथा का भी उन्मूलन किए थे यही विलियम बेंटिंग, और ये इसके साथ साथ ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी किया था विलियम बेंटिंग। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठग से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक ठग आ जाएगा स्लीमैन। ठीक है। ठगों का उन्मूलन का श्रेय किसे प्राप्त है? स्लीमैन को। लेकिन ये सब करने वाला तो कैप्टन तो था स्लीमैन, लेकिन सब किसके अंतर्गत हो रहा था? तो विलियम बेंटिंग के अंतर्गत हो रहा था, इसलिए यहाँ पे इसका श्रेय ये भी ले लेता है। तो आंसर हो जाएगा। और बाकी धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यताओं के प्रावधान को हटाना, ये सब विलियम बेंटिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। 1, 2, 4 हो जाएगा सही आंसर। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिंग। देख रहे हैं, इसी तरीक़े से इनडायरेक्ट डायरेक्ट घुमाकर 30 से 40% रिपीट ही होता है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति लिटन ने। कौन? लिटन ने आक्रामक नीति अपनाई थी। लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? गिलबर्ट बिल से संबंधित नहीं है लिटन। बाकी स्ट्रेची कमीशन से संबंधित है, सशस्त्र अधिनियम से है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी है। एकदम ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय आया था। ठीक है। और रिपन के समय इसको हटा दिया गया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? सिंध को जीत कर उसका अधिकरण कौन किया था? नेपियर किया था। कौन किया था? नेपियर। आगे है व्यक्ति और विषय। तो मैकडोनाल्ड, कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो, अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चेम्सफोर्ड, द्वैध प्रशासन। इस तरह से मिलाने का था ऊपर, याद रखिएगा। मैकडोनाल्ड, कम्युनल अवार्ड। ठीक है। लिनलिथगो, अगस्त प्रस्ताव पढ़े ही होंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में, कब किसके शासनकाल में आया था? लिनलिथगो। डलहौजी का हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, इसी को कहते हैं। चेम्सफोर्ड हो जाएगा द्वैध प्रशासन। द्वैध शासन नहीं, द्वैध प्रशासन। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? जयपुर। जयपुर शामिल नहीं हुआ था हड़प नीति के तहत। ठीक है। बाकी नागपुर, संबलपुर, सतारा, इस सबको हड़प नीति के तहत शामिल कर लिया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव सेकेंड या द्वितीय? वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकेंड।
मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सब सही है, 1 2 3 4 सब सही है। पढ़ लेते हैं एक एक करके। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्त करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ये सब मेयो का खासियत है और यही 4 हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था, बाकी सिंध, अवध, सतारा ये सब मिला लिया था, ग्वालियर को नहीं मिलाया था। ठीक है। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो ये शासनकाल था इरविन का। किसका? इरविन का। फांसी कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? कर्जन ने किया था। किसने किया था? कर्जन। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कर्जन। 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। 1857 का युद्ध के ठीक 20 साल बाद हुआ था ये। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? 1877। देखिए ये 24 का है पूछा हुआ और ये बाबू साहब है 92 का पूछा हुआ। तो 20 साल बाद, 20 का 30 साल बाद, 32 साल बाद दोबारा वही क्वेश्चन आया है। ठीक है। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादित किया? तो माउंटबेटन ने किया। कौन? माउंटबेटन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कहने वाला कौन है? तो ये बहुत हरामी कर्जन है। इसका कहना था कि कांग्रेस विनाश की तरफ जा रहा है और मेरा एकदम दिले इच्छा है कि कांग्रेस को बर्बाद होते हुए देखूं। और मतलब कहने का मतलब कि सबका कार्यकाल रहता था 5 साल, कोई रहा, कोई 2 साल, किसी को जल्दी भगा दिया। तो चाह रहा था कि हम कांग्रेस को बर्बाद होते हुए हम ही देख लें, मैं अपना नज़र से, तो और मजा आ जाएगा। कितना चौपट आदमी है, देखिए इसको। आगे देखिए, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद के समय से ये सब उपाधि दिए जाने लगा। ठीक है। आगे, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वही राजगोपालाचारी। आगे है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रेलवे से क्या हुआ? आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। तो रेलवे का जब विकास हुआ तो आयात बढ़ गया, मतलब कि इंपोर्ट बढ़ गया, बाहर से सामान भारत में ज़्यादा आने लगा और भारत का जो औद्योगिक विकास था ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं रुक गया। ठीक है, कम हो गया, रुक गया नहीं, कम हो गया।
अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। कौन किया था अस्थाई बंदोबस्त? किससे रिलेटेड है? कॉर्नवालिस से है। 1793, ये डेट भी याद रखिएगा, 1793 कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। किसने बंगाल में चिरस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के शुरुआत की? कॉर्नवालिस। बंदोबस्त दिग्जा प्रणाली, तो कॉर्नवालिस याद रखिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये एक्ट था 1885 का, ठीक है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यही था परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहला मद्रास में। कहाँ? मद्रास में, ठीक है। और मद्रास में लाया कौन था रैयतवाड़ी? तो रीड याद रखिएगा, अलेक्जेंडर रीड। पूरा याद भी ना रहे तो रीड जरूर याद रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से ही है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से दो नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ठीक है। मद्रास में लागू करने वाला रीड था, बाकी जगह पे लागू करने वाला मुनरो था। इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? फिर से पूछ लिया वही क्वेश्चन। तो यहाँ पे मुनरो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको वो नाम दिख नहीं रहा है, अलेक्जेंडर रीड। तो मुनरो यहाँ पे करके निकल जाना है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो भू मतलब जिसका भूमि है वही भूमि का मालिक है, मतलब ये कौन सा प्रथा हो जाएगा? रैयतवाड़ी। मतलब ये रैयत किसका? मेरा है। रैयतवाड़ी प्रथा है, मेरा खेत है, मैं ही खेत का स्वामी हूँ, मैं ही खुद से राजस्व दूंगा, ये हो गया रैयतवाड़ी प्रथा। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? आंसर हो जाएगा वेथी। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे? तो सभी समाहित थे। क्या क्या? रेलवे के गारंटेड ब्याज, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बम्बई योजना में प्रस्ताव था क्या? बम्बई योजना 1944 में प्रमुख भारतीय उद्योगपति के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। तो तीव्र आर्थिक विकास दर, हाँ, समान वितरण, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, कर्मचारी कारीगर कल्याण योजना, समान वितरण का। तो इस तरह से डी था कहीं पे, ध्यान नहीं दिए, डी नहीं, डी के बारे में नहीं है, ए बी सी हो जाएगा। इस तरह से ई आंसर हो जाएगा, मतलब कि एक से ज़्यादा, ठीक है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो करने वाला था कौन? सुरेंद्र हलदर और उमेश चक्रवर्ती के सहयोग से की गई, ठीक है।
तो नाम देखिए, हलदर यहाँ है, उमेश चक्रवर्ती भी यहाँ है, तो आंसर हो जाएगा दोनों। तो दोनों है नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हलदर और चक्रवर्ती ने की। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? कुछ देर पहले ही देखे थे हम लोग। हो जाएगा क्या, 1900 हो जाएगा, 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। हो जाएगा उदारवादी दल। कौन दल? उदारवादी दल। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1818 में। भारी मिस्टेक हो गया, बवंडर हो गया, आ गया। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1818 में। अब आइए 1857 की क्रांति पे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? शामिल हुआ था ये दिसंबर 1856 में, ठंडा के टाइम में हुआ था, इस तरह से याद रखिएगा। तो दिसंबर का महीना 1856, युद्ध से 1857 से एक साल पहले का दिसंबर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ मेरठ से। अब देखिए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कांड करके तो भाग गया डलहौजी, फंसा कौन? कैनिंग। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था? तो नहीं था अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था। बाकी ये सब था। भत्ते की रोकथाम, हाँ, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकारियों की अक्षमता नहीं होगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। आगे कुंवर सिंह तो इतना बार पूछा है कि मत पूछिए, देख लीजिए यहीं पे। फिर कुंवर सिंह, फिर से कुंवर सिंह बिहार से, फिर कुंवर सिंह, फिर कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह लखनऊ में क्या था? बेगम ऑफ अवध बेगम ऑफ अवध लिखा, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो बेगम ऑफ अवध नाम क्या था? हजरत महल ने किया था। कौन? हजरत महल। ठीक है, कुंवर सिंह आरा। कुंवर सिंह, देखिए आरा तो हो गया आपका, लेकिन मतलब आरा क्या है? भोजपुर का हेडक्वार्टर है। ऐसे आरा को मतलब पॉपुलरली क्या है, कोई जिला का घोषित कर दिया जाता है कि आरा ही जिला है। ठीक है, ऐसे बोला जाता है भोजपुर जिला। बाकी कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? अगर खोद के पूछेगा आपसे तो आप लोग जगदीशपुर कहिएगा, आरा से थोड़ा दूर है जगदीशपुर, तो वहाँ के राजा थे। ठीक है, ऐसे सिंपल पूछेगा नॉर्मल ये बता दीजिए, आरा बताइएगा। ठीक है, जगदीशपुर के राजा थे कौन? कुंवर सिंह। आरा के राजा थे कौन? कुंवर सिंह। सब एक ही चीज़ है। ठीक है, जगदीशपुर है कहाँ? आरा में ही है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो बेगम ऑफ अवध मतलब बेगम हजरत महल ने लिया, नाना साहब ने लिया, मौलाना अहमदुल्ला ने लिया, बेगम जीनत महल ये भी ली है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आइए, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो बगावत नहीं किया था हैदराबाद का निजाम, वो बहुत तेज तेज, क्या कुछ भी छोड़िए, बोलना ही बेकार। मतलब ये क्या क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पटना के कौन थे?
कुंवर सिंह लीजिए। पटना मतलब समझिए घूम फिर के बिहार से पूछ लिया, ऐंठ के पूछा है तो आपको भी टिक मारना है, शरीर थोड़ा सा ऐंठ के, ठीक है, गोला मार लीजिएगा, काम हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में केंद्र था जगदीशपुर। निम्न में से फिर से वही है क्या? नहीं। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। इस पे तो 50,000 का इनाम रख दिया था, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। देखिए इनकी गिरफ्तारी, ऐसा ऐसा भाषण दे देते हैं कि अंग्रेजों का हराम मतलब जीना मुश्किल कर दिए थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने देखा था। कौन? मिर्जा गालिब, ठीक है, नाम तो सुने ही होंगे। चलिए आगे, निम्नलिखित में से, और देखिए यही ये सब मार धाड़ देखने के बाद बेचारा मर भी गए, मैं उसी समय ने 1-2 साल बाद चले गए। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? भगत सिंह, तात्या टोपे, तिलक, जी गोखले। तात्या टोपे का नाम जुड़ा है, जानते हैं आप। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए फंसा देगा आप लोग को ये क्वेश्चन। झांसी की रानी आप लोग तुरंत मारिएगा, कान झांसी है, एकदम झांसी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मृत्यु हुआ था ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में युद्ध हुआ था तो ये शहीद हुई थी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो नहीं लिया कौन? साहूकार और जमींदार, ये सब भाग नहीं लिया था। कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। इतना पढ़ने से अच्छा आंसर पहले देख लें। आंसर ये यही सही है, फिर से पढ़ते हैं सही कौन सा है। तो देखिए 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों ने आदमी और पैसे से किसका मदद किया था? अंग्रेज का। देख लीजिए धोखा किया कि नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? अप्रभावित रहा था, कौन सा भाग हो जाएगा? मुंगेर। मुंगेर जिला का अलग ही बात है, रुतबा ही अलग है। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था विंसेंट आयर और ली ग्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई एक नाम दिख रहा है, विंसेंट आयर और ली ग्रैंड नहीं दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नाम याद रखिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कुंवर सिंह से तो बहुत बार, 1000 बार पूछा है, लेकिन अगर ये फिर से पूछ दे कि कुंवर सिंह से युद्ध करने के लिए किसे भेजा गया था, तो विंसेंट आयर और ली ग्रैंड, ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। लखनऊ में नेतृत्व कौन किया था? बेगम ऑफ अवध, हजरत महल। 57 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। 1857 के विद्रोह को विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? पहले तो समाज का सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, ये तो एकदम सही बात है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ठीक है। विद्रोहियों के पास कोई अधिकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं था, ये सब सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कथन ए, कथन दो है। कथन ये है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति में असफल रहा, सही बात।
बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासन उनका साथ देने में कतरा गए। ये भी सही है, दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण भी है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। कब? तो 1 नवंबर 1858। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1858। पढ़ने वाला था कौन? कैनिंग। इलाहाबाद में पढ़ा था ये घोषणा पत्र। ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो इस विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार में सिपाही जो भरा गया वो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से भरा गया था। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो आंसर है सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। षड्यंत्र किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, डब्ल्यू टेलर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था? ये चीज 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फिर से आ गया वीडी सावरकर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। ठीक है। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। अब जगदीशपुर से जो है वही ऐसा बात बोलेगा तो कुंवर सिंह हो जाएगा। आगे, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? कहा था ऐसा डॉक्टर एस.एन. सेन ने। कौन कहा था? एस.एन. सेन। छोटा नहीं ना? नहीं। नेताओं की सूची दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे आइए। कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली, मौलाना अहमदुल्ला फैजाबाद। यही है 50 हजारी इनाम। मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद, खान बहादुर बरेली। अन्य जन आंदोलन के बारे में कुछ क्वेश्चन है। आगे है अन्य जन आंदोलन से नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? नील विद्रोह के नेता दिगंबर बिश्वास और विष्णुचरण बिश्वास। तो नील विद्रोह याद रखिएगा, विश्वास, नील विद्रोह विश्वास नाम याद रखिएगा, बाकी दोनों तरफ विश्वास देख लीजिएगा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? नील दर्पण प्रसिद्ध नाटक है, इसका रचनाकार कौन है यही बताना आपको। दीनबंधु मित्र। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। कहाँ गए? बी। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण। कहाँ गए? दीनबंधु। सी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी सन्यासी विद्रोह। ठीक है।
और दीनबंधु मित्र नील विद्रोह। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? सन्यासी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ में किसका उल्लेख किए हैं? सन्यासी विद्रोह का। उधर नील दर्पण में कौन किए हैं? तो दीनबंधु मित्र। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में, बहुत बार पूछ लिया है, सन्यासी हो जाएगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? फड़के ने। नाम क्या? वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा नाम सुने होंगे आप लोग, वहीं बड़ौदा में क्या हुआ था? बघेरा विद्रोह। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? नाम है करम शाह। कौन है? करम शाह। ये भी आंदोलन ही है, नाम याद रखिएगा, करम शाह। 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फुल्का विद्रोह बंदा सिंह बहादुर। ठीक है। फुल्का विद्रोह, फूचका विद्रोह नहीं है, फुल्का विद्रोह है बंदा सिंह बहादुर। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था, चौरी विद्रोह को ही चुआर विद्रोह बोला जाता है। तो ये हुआ था 1799 और 1768, दो टाइम पे हुआ था। ठीक है। इसमें क्या है? कहता है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल बिहार 1768 में और 1799 में बड़े पैमाने पर हुआ था। ठीक है। बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सी दिया है। सी मतलब 1798। चलिए ठीक है। 1799 नहीं है, 98 है, एक साल कम, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा 1798। चौरी विद्रोह या चुआर विद्रोह। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये खोंड जनजाति है। अंग्रेज क्या किए? तो मानव बलि प्रथा पे रोक लगाए, तो खोंड जनजाति क्या किए? विद्रोह कर दिए। कौन जनजाति? खोंड। गोंड नहीं, खोंड। ठीक है, खोंड। पता चला गोंड दिखे एकदम ये नंबर पे मारे फटाक से, ठीक है, स्प्राइट हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे एग्जाम हॉल में ही। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, इसका भी कोई विकल्प सही नहीं है, आगे मिल जाएगा छोटा नागपुर, टेंशन नहीं ले। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो संथालों ने मेजर बारो को हराया था 1855 में। ठीक है। संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1855-1856 में। यही है संथाल विद्रोह, यही है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मेजर बारो को हराया था संथाल विद्रोह 1855। चार भाई का नाम याद रख सकते हैं तो कीजिएगा, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। नेतृत्व करता यही थे। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि लास्ट में क्या हुआ, मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। ठीक है। संथाल हुल आदिवासी का विद्रोह 1855-1856 हो जाएगा। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू, चांद और भैरव।
तो ए में सिद्धू कानू है और चांद भैरव तो नहीं होगा दिया गया, तो ए हो जाएगा सही आंसर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू थे। 1855 का समय है। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-1856 में। सिद्धू कानू चांद भैरव। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो नाम है जो कि ऑप्शन में है नहीं, पा तोगन सांगमा, तोंगन सांगमा या पा तोंगंग नेंग मिनाज सांगमा, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा सांगमा था, सांगमा थे, श्री श्री सांगमा को याद रखिएगा। बाकी सही हो जाएगा आपका सही आंसर। मेघालय के गारो हिल्स में सांगमा। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया था यही बिहार के संथालियों ने 1855-1856 में। संथाल विद्रोह। मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया। मुंडा का विद्रोह जो है ये समय देख लीजिए, बहुत आगे हो जाएगा, बहुत आगे, 1895 के समय। एक हो रहा है कब? 1855 1856 में। और मुंडा विद्रोह देख लीजिए 1855 में कौन हो रहा है? संथाल हो रहा है, संथाल विद्रोह। ठीक है, और इसी में 40 साल ऐड कर दीजिए तो 1895 में कौन हो रहा है? मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन थे? बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा? देखिए, मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, ऑप्शन ए। मुंडा विद्रोह के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती आबा का अवतार मानते थे। ठीक है, धरती आबा हो जाएगा। ठीक है, इसी नाम से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम भी लाए हैं। ठीक है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। कब पकड़ा गया? पकड़ा गया देखो। ठीक, 1900 को बिरसा को पकड़ा और जेल में कैद कर दिया गया था। रईस के सुन के जेल। क्षेत्र कौन सा था? तो कराची के थे बिरसा। और देखिए ये जो है एकेश्वरवाद को पूजा, ईश्वर का पूजा करने को जो थे यही खूंटी तरफ के थे। जो लोकल आदमी है रांची के वो जानते हैं खूंटी किधर है। मुझे पता है, तो रांची का खूंटी एरिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। ठीक है, मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? 1899-90 में मुंडा का क्रांति का नेता बिरसा मुंडा। आगे बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? देखिए, झारखंड, उत्तरांचल, बिरसा मुंडा जो है किसी के पक्ष में नहीं थे। कोई अलग विशेष राज्य का स्थापना का बात नहीं करते थे। तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? बुधो भगत कोल विद्रोह ये हुआ था सिंहभूम में। कहाँ हुआ था? सिंहभूम। अब तक दो डेट देख लिए हैं, 1855 1899। दोनों से पहले हुआ था 1831 में बुधो भगत का कोल विद्रोह। कौन? कोल विद्रोह। कौन? कोल विद्रोह। 1831 कोल विद्रोह। इससे एकदम क्वेश्चन आएगा। ये 4-5 पढ़ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आप लोग को पूछ लेगा। देखिएगा, 1831 बुधो भगत कोल विद्रोह, एरिया हो जाएगा सिंहभूम। कौन सा भूम? सिंहभूम। हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान।
बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? कमांडर इन चीफ किसी को नहीं किया था, उपरोक्त में से कोई नहीं, वही हेड थे। ठीक है, तो आंसर जगह उनमें से कोई नहीं। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन था। ठीक है, और ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत। कौन थे? जतरा भगत, याद रखिएगा। ताना भगत, जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो उस समय तो झारखंड था नहीं, लेकिन ऑप्शन में आपको झारखंड दिख रहा है, तो झारखंड ही सही कीजिएगा। अगर बिहार दिखे तो बिहार हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। कौन? तो गुरु राम सिंह। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभ उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, यही उद्देश्य था कूका आंदोलन का। ठीक है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है मोपला विद्रोह का, 1921। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946 किसान सभा के नेतृत्व में। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, क्या मांग की? तो फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। पहले देना पड़ता था कितना? आधा हिस्सा। इसी को लेके आंदोलन किए, तेभागा आंदोलन हुआ बंगाल में। कहा कि 1/2 मतलब आधा नहीं देंगे, हम देंगे 1/3। तेभागा आंदोलन। ठीक है, नाम से भी ऐसे याद रखिएगा, तेभागा आंदोलन मतलब 3 भाग। ते भाग माने 3 भाग, 1/3 भाग। 1940 तेभागा आंदोलन। ठीक है, अब शिक्षा, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से प्रश्न है। वुड के 1854 के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यवसाय परीक्षण पर जोर दिया। तो ये दोनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वुड घोषणा पत्र जो है, इसी को क्या कहते हैं? भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और आया था कब? 1854 में। एकदम ध्यान दीजिएगा डेट पे। ठीक है, चलिए आगे। ये तो 2 बात होगी, और इसके साथ साथ क्या था? प्रांतों में शिक्षा विभाग के गठन की सिफारिश की थी। 1857 में कलकत्ता पहला, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। शिक्षा के परीक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया था? मैकाले मिनट्स कब आया था? ये पूछ रहा आपसे। 2 फरवरी 1835 को आया था। 2 फरवरी 1835। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश द्वारा रखी गई थी। तो आधुनिक शिक्षा जो रखा गया था वो था क्या? मैकाले का मिनट। मैकाले के मिनट से 1835। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले मिनट द्वारा रखी गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में हुई थी। वही 1916 जिस समय की पटना हाईकोर्ट का गठन हुआ था। ठीक है, तो यही 1916 याद रखिएगा आप लोग। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो ये थे बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी।
आगे है, डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? अभी वही जो पढ़े वही है, 1904 में। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था कौन? डेविड हेयर ने। डेविड हेयर ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? नहीं, किसने किया नहीं है, बस ये पूछा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो 1800 में सिविल सेवाओं को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई। 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो नहीं था ऑप्शन सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। और ये सब था उद्देश्य में। पहला उद्देश्य था देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्ग एवं समुदाय को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना, ये सब था। और सी नहीं था, ठीक है, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये नहीं था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा 1917, ठीक है। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब आया? 1917 में आया, जब चंपारण का सत्याग्रह हो रहा था उसी समय क्या आया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया 1917। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो है क्या? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो हुआ था किस समाज द्वारा हुआ था? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। और यहाँ आप लोग अगर जानते होंगे बोरी रोड से पहले एक महिला कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज, तो मुझे लग रहा है उसी से ये रिलेटेड है, क्योंकि उसके जस्ट बगल में कार्मल हाई स्कूल भी है, वहाँ कॉलेज भी है, वही होगा। आगे चलिए। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स, 1784, याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स 1784। अब प्रेस का विकास पढ़ते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया? रद्द किया रिपन ने, लगाया था लिटन ने। वैसे याद रखिए, लिट्टी खा खा के बहुत हरामी हो गया था, यही लिटन हो गया, ठीक है। बाकी अच्छा कौन था जो हटा दिया? वो रिपन था। (1884) का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? आधुनिक शिक्षा से, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से, सामाजिक सुधार से, इस सभी से था, एक से अधिक, ठीक है। सामाजिक सुधार नहीं होगा, बाकी ये भी तो हो ही जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ठीक है।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसे लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। हाँ, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो हाँ, ये भी सही बात है। गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस अधिनियम को रिपन ने निरस्त कर दिया। हाँ, 1, 2, 3 सभी सही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाएं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1778। 1778 में ये लागू हुआ था। क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका। 2 नाम दिख जाएगा, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, तो दोनों फिर हो जाएगा सही आंसर। एक मतलब एक से अधिक। इसका स्थापना हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादी की नीतियों का प्रचारक कौन सा अखबार था? लीडर। कौन सा अखबार था? लीडर। आगे, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो कौन नहीं था? तो ये नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, ना कि राष्ट्रवादी का। नहीं था तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना अभी जस्ट पढ़े थे, सर विलियम जोन्स, 1784। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? विलियम जोन्स। 1784 याद रखिएगा। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार आने वाले पुर्तगाली मिशनरी। कौन लाए? पुर्तगाली मिशनरी। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रारंभ मतलब कब हुआ? तो ये हुआ था 1931 में। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रारंभ जो हुआ था प्रकाशन का 1931 में हुआ था। ये सब दिख रहा है, स्कूल टीचर बीपीएससी के द्वारा ही लिया गया था। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी अपना प्रीलिम्स में नहीं लिया है, टीचर वाला में लिया है, तो डायरेक्ट उठा के दे देगा। याद रखिएगा। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1835 में, 1867, 1878, 1908, ये सब समय में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट आया था। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट 1878 याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन द्वारा लाया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने किया था। कौन किया था? तारकनाथ दास। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? नहीं थी तो यंग इंडिया। क्रांतिकारी यंग इंडिया जानते ही हैं, गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? यंग इंडिया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से होता था इंडियन नेशन का। पटना से किसका होता था? इंडियन नेशन का। पटना में वो भी कहाँ से? तो दरभंगा में महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। नाम याद रखिएगा, महाराज कामेश्वर सिंह। ठीक है। पटना से प्रकाशित होता था। और ये महाराज कामेश्वर सिंह ये कहाँ के थे? दरभंगा के। ठीक है। 1931 में प्रारंभ हुआ था। कौन सा अखबार? इंडियन नेशन। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर। कौन? तो बहिष्कृत भारत जनरल जो है वो शुरू किया गया था अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है। आगे,
अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया जाता था? अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल पत्रिका है, ठीक है, अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल पत्रिका। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? डैश हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो ये द इंडियन मिरर के बारे में कहा गया है, ठीक है। आगे है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजित ज्ञात कीजिए। तो सब मिला के एक एक करके ऊपर पढ़िए और नीचे नाम बताइए। द हिंदू जो लिखा गया, द हिंदू ये लिखा गया जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गया। केसरी बाल गंगाधर तिलक हो गया। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गया। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा हो गया। कुछ छूट गया? हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, नीचे पढ़िए। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गया। केसरी बाल गंगाधर तिलक। द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले है। सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है, मिला हुआ होगा इधर, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सामाजिक और धार्मिक सुधार के बारे में कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। 19वीं सदी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी हो जाएगा। नगर उच्च जातीय हो जाएगा। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग नहीं होगा। उदार राजवाड़े हो जाएगा। 1, 2, 4 हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ की? तो पहले भी आ चुका है, फिर से रिपीट किया 2022 में। सती प्रथा का उन्मूलन था। दास प्रथा का उन्मूलन था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये नहीं था। हो जाएगा कौन? 1, 2, 4 सी। फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर यही राजा राम मोहन रॉय कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। डेट नहीं मैच कर रहा, अगर 28 पकड़ते तो 27 भी आ जाएगा क्लोज में, 29 भी आ जाएगा, इसलिए आगे मिल जाएगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना फिर पूछा गया 1828, ऑप्शन नंबर सी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिंक ने, बी हो जाएगा। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था कौन? फराजी आंदोलन के विरोध में तो जौनपुर के
करामत अली। कौन? तो जौनपुर के करामत अली, जो कि ढाका के तायूनी आंदोलन से क्या किए? तो फराजी आंदोलन के विद्रोह किए। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी। 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। कौन किया था? जगजीवन राम। रविदास सभा का गठन जगजीवन राम। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। 1893 शिकागो सम्मेलन याद रखिएगा। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? ये आपसे पूछा है। तो 1897 याद रखिएगा। यहाँ पे 2 डेट आपको याद रखना है। 1897 यहाँ पे तो आ गया, इससे पहले का डेट भी याद रखिएगा 1893। ठीक है, तो मतलब कि 93 में शिकागो में धर्म संसद का सम्मेलन अटेंड किए। ठीक 4 साल बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? आर्य समाज की स्थापना 1875। आर्य समाज की स्थापना ठीक कांग्रेस के स्थापना के 10 साल पहले 1885 में हुआ था। कांग्रेस 1875 में हुआ था। आर्य समाज किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती सी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1875 में आर्य समाज, ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। और थोड़ा सा पहले 2 साल पहले 2 साल पहले चल जाए 1873 में, तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लावोत्स्की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावोत्स्की। थोड़ा पढ़ने में अजीब नाम है। मैडम खाली याद रखिएगा, दिख जाएगा। HP भी याद रखिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लावोत्स्की ने की। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदासन सभा के निम्न विकल्पों में से सही, मतलब इतना सारा है, सबका नीचे देख के मैच कीजिए लाइन बाय लाइन। ठीक है, आइए डायरेक्ट आंसर देखते हैं यहाँ पे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। प्रार्थना समाज एक होगी आत्माराम पांडुरंग। महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया जाएगा? इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब महात्मा गांधी से रिलेटेड है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी से रिलेटेड है। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी। ठीक है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले हो जाएगा।
नौरोजी फुरदोनजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहमुनाई, अच्छा ये नाम नहीं था, रहमुनाई मजदासन सभा की स्थापना किसने किया? नौरोजी फुरदोनसी ने। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था, प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था किसानों के द्वारा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? 1893 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। आंसर हो जाएगा महार। शारदा मणि कौन थे? शारदा मणि थे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज, ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नाम क्या था तो पूछ लेता है, मूल शंकर भी नाम है का, याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे ने की 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की। क्या की? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870, याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। कब? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। यही है सर्वेंट ऑफ इंडिया, और उसी को हिंदी में भारत सेवक समाज हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए, ये मिलान करना है आपको। देख लीजिए, भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा राजाराम मोहन रॉय। आत्मीय सभा राजाराम मोहन रॉय। फिर से यहाँ मैच करना है, नीचे दिया है। ब्रह्म समाज राजाराम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। अब कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब ने की थी। इतना सारा नाम है, फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग, बदरुद्दीन तैयब ने की। तो फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग, बदरुद्दीन तैयब जी हो गया। तो आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। बम्बई प्रेसिडेंसी। और याद रखिएगा, कांग्रेस का स्थापना के समय ही बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुआ। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के स्थापना कौन थे? स्थापना कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, आरसी दत्त। तो व्याख्या बोल रहा है, देखिए उसी का। आइए पूरा व्याख्या ही देख लें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ये तो हो गया, यहाँ पे था। हाँ, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इस तरह से हो जाएगा
2, मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के साथ। यहाँ पे कहीं है नहीं, सिंगल में टिक मार के आगे बढ़िए। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, सबसे प्रमुख संस्था थी कौन? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब वही आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन सा प्रमुख संस्था था? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया 1874 में। कब हटाया गया? 1874 में। किससे? तो आईसीएस से, ठीक है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवचारी और आनंद चार्लू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 मेंबर थे। प्रथम सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये भी पूछा है बीपीएससी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर। तो ये थे असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, मुंबई एक ही है, वहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो दूसरा, पहला तो किया था उमेश चंद्र बनर्जी और दूसरा किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला हो जाएगा एनी बेसेंट, और अब अगर भारतीय पूछेगा पहला भारतीय तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट सही आंसर है, ठीक है। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो ये बनी थी जहाँ तक 1927-25 में। हाँ, 1925 में बनी है कानपुर में। कौन? सरोजनी नायडू, 1925। और यहाँ पे कहीं पे 1925 दिया नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष जस्ट पूछे तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मुस्लिम प्रतिनिधि आपसे पूछ रहा है 33, 3 पर 3 33। द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम भाग लिए थे? 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और ये अधिवेशन हो रहा था कहाँ? 1887 में मद्रास में, मतलब 85, 86, 87 तीसरा अधिवेशन था। थर्ड मतलब सेशन था, अधिवेशन था, और हो रहा था 1887 में। कहाँ पे? मद्रास में।
और करने वाले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पहला तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा और दूसरा रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 बेलगांव अधिवेशन। अब बेलगांव है कहाँ पे? तो कर्नाटक में है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसके द्वारा कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा फिर से आ गया है, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? 27वां अधिवेशन, 27वां तो हुआ बांकीपुर में। ठीक है। अधिवेशन था, सेशन था 27वां, हुआ था कब? 1912 में। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो RN मधुलकर ने। किससे नहीं पूछा, ये पूछिए। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1912 में, ये भी पूछा गया है। कहाँ हुआ? बांकीपुर में, ये भी पूछा गया है। अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर, ये भी पूछा गया है। कुछ नहीं है जिसमें बचा है, पूरा रट लीजिए। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर थे। देखिए, एक बार पूछ लिए, रिपीटेड नहीं है, अलग अलग एग्जाम में है या अलग अलग साल में, इसलिए वही सेम क्वेश्चन मिल रहा है। एक बार BPSC स्कूल टीचर में 23 में पूछा, BPSC प्री 24 में पूछा। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल लाला लाजपत राय का था। ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कहने वाला कौन था? लाला लाजपत राय जी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। देखिए, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन था कहने वाला? करजन। और इसका बहुत इच्छा हो रहा था कि भारत में रहते मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। देखिए इसको, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? करजन। रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो कोई नहीं, यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है रजनी पाम दत्त। क्या कहा है फिर से सुन लीजिए? वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। अठारह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था अमरावती अधिवेशन को। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई और सभी हो जाएगा सही आंसर। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, सभी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये आप याद रखिएगा, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है।
न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा? अरविंदो घोष, ठीक है। औरोबिंदो घोष ऐसे बंगाली टोन है। आगे 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रूजैकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। मेरा बैटरी लो हो रहा है, अब लगता है कि वीडियो रोककर बाद में बनाया जाएगा। इसका फिर हो सके तो मैं दूसरा पार्ट दे दूंगा, हो सके नहीं, मतलब दूसरा पार्ट ही दूंगा, तीसरा नहीं दूंगा, 2 पार्ट में ही करवा दूंगा। फिर से पढ़ते 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रूजैकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। आगे है राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1922 गया का अधिवेशन चित्तरंजन दास। 1912 बांकीपुर मधोलकर जी, ठीक है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन का अध्यक्ष चित्तरंजन दास। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास, CR दास वही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 चित्तरंजन दास कितना बार पूछा है? अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा 1938 में सुभाष चंद्र बोस। ये भी याद रखिएगा 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। और 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह पर नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। आगे 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 38-39 दोनों रिलेट कर रहा है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए 1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में अध्यक्ष मिला इनका, ठीक है। 1939 में फिर त्रिपुरी अधिवेशन में ये फिर से अध्यक्ष बनने के उस समय फिर मतलब कि बाद में क्या किया, इस्तीफा दे दिया, तब फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो इस तरह से 2 साल है रिलेटेड इनसे। 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी, इस तरह से 38-39 दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो दरभंगा के राजा। कहाँ के राजा? दरभंगा के राजा हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो
अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा? अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेपी कृपलानी। कौन हो जाएंगे? जेपी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेपी कृपलानी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद। 1947 में जो सेशन हुआ दिल्ली में, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और जब मतलब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय कौन थे? जेपी कृपलानी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये था 1931 का कराची अधिवेशन। पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। नरमपंथी शहरी क्षेत्र से ही अधिकतर होंगे। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। उधम सिंह, मदन लाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सब उग्रपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करमपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो ये आया 1906 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? दादा भाई नौरोजी नहीं, बनर्जी नहीं, गोखले नहीं, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो है वही है, गरम दल के नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दल नहीं थे तिलक जी। नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी तो राजा वामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, इसी को कहते हैं राज वामबद्ध आंदोलन। यही क्या था? पद्धति था नरम दल के नेताओं का आंदोलन करने का। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब एक से अधिक पढ़िए, जब कब? ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तात्कालिक प्लेग कमिश्नर WC रेड तथा लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। कोई एक घटना है नहीं, तो उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, हाँ किया था, केसरी का, और सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, ये भी सही है। लोकप्रिय शिक्षक बने, ये नहीं पता मुझे। शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, एकदम सही। इस तरह से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है।
1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 1908 में, और 6 वर्ष के कारावास मिली, 6 वर्ष। कारण क्या था? कारण देख लीजिए, केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर, मतलब केसरी में लिखते थे, खतरनाक ही लिखते होंगे, उसी के लिए क्या किया, तो 6 साल के लिए कारावास करके म्यांमार भेज दिया गया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से कुछ प्रश्न है। किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1937 से लेकर 1942 तक। अब इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन ई के साथ सही चला जाएगा। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? वही दामोदर सावरकर ने, वीडी सावरकर। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वीडी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना 1904, नासिक, वीडी सावरकर, याद रखिएगा। भारत में अभिनव भारत नामक एक सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने गठित किया? वीडी सावरकर ने। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। और नाम याद रखिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? सूर्यसेन नहीं है। सूर्यसेन तो वहाँ पे जो हुआ था बांग्लादेश के पास चटगांव, उससे रिलेटेड हो जाएगा। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था? तो जिम्मरमैन लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी हो जाएगा सही आंसर। उन्नीस सौ 20 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना एन.एस. हार्डिकर ने किया। एन.एस. हार्डिकर। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927, जब साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, तभी हुआ था पटना में क्या? युवा संघ की स्थापना, ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, जर्मनी में झंडा लहराई थी। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुगार्ड में। कहाँ? स्टुगार्ड में, ठीक है। और स्टुगार्ड देख लीजिए, स्टुगार्ड कहाँ है? जर्मनी के स्टुगार्ड, ठीक है। स्टुगार्ड नहीं दे तो जर्मनी दे, जर्मनी मारिएगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? स्टुगार्ड, जर्मनी में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया? मदन लाल ढींगरा को। करजन वायली की हत्या के लिए मदन लाल ढींगरा को क्या किया? तो सजा मिला, मृत्युदंड। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह, यही हो जाएंगे। फिर है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल्लाह। लिखने वाले कौन है? बिस्मिल्लाह।
प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल में मत फंसिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल है, ये नहीं होगा, वो दूसरा है। वो क्या है? शायर बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। ये राम प्रसाद बिस्मिल है, ये दूसरा है, ठीक है। इसलिए शायर बिस्मिल अजीमाबादी को याद रखिएगा आप। ये राम प्रसाद बिस्मिल है, तो यहाँ पे टिक नहीं लगेगा, ऑप्शन हो जाएगा ई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद, इससे थोड़ा 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्या प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था, ठीक है, जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। आप ऑप्शन देखिएगा क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसरत मोहानी है कहीं पे? नहीं है, भगत सिंह हो जाएगा सही आंसर। यहाँ हसरत मोहानी है, तो इसको आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च को हुई थी 1931। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, ठीक है। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931। सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? मात्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ये 21 साल में देखिए क्या नाम शोहरत कमाए हैं शहीद भगत सिंह जी। केंद्रीय विधानसभा में हानिर हित बम किसने फेंका? तो आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। क्या आ जाएगा आंसर? बटुकेश्वर दत्त। अनुशीलन समिति थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन थी, ठीक है। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में किसने किया? डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, सचिंद्र नाथ सान्याल। पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का गठन सचिंद्र नाथ सान्याल। किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की? तो वही सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएगा सही आंसर। चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना सूर्य सेन, ये घटना कब हुआ था? 1930 का घटना, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? सूर्य सेन संबंधित है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध अरविंद घोष। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर को, ठीक है, माइकल ओ डायर को मारा था। वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी कार्यविधियों की रिवाइवल मतलब पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। उन्नीस में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल्लाह गफ्फार खान। इसी को क्या कहते थे? लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब्दुल्ला गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, ठीक है। अब्दुल्ला गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती इन्हीं से संबंधित है। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने शुरू किया था? लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप समझ जाइए,
कि अब्दुल गफ्फार खान कोई और नहीं, वही है खान अब्दुल गफ्फार खान। पूरा नाम इसका खान अब्दुल गफ्फार खान था, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, अब्दुल गफ्फार खान नहीं है, खान लगा दिया पहले, कंफ्यूज मत होइएगा, वही नाम है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, वही जाने जाते थे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? H.G. किन ने लिखा, H.G. किन। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया? अभिनव भारत विनय दामोदर सावरकर। लंदन में स्थापना हुआ था। लंदन में अभिनव भारत का स्थापना कौन था संस्थापक? विनय दामोदर दास सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, गदर पार्टी 1913। इस पीडीएफ में 102 तक पेज का ही है। इसके बाद का मैं आप लोगों को वीडियो नंबर 2 में मॉडर्न हिस्ट्री का डाल दूंगा, सब वीडियो देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।